इस आयोजन में मंच पर मेरे साथ उपस्थित महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर रेणु जैन जी, हमारे आत्मीय मित्र प्रोफेसर रामनारायण पटेल जी, राकेश सिंह जी, सभागार में उपस्थित सत्यवती महाविद्यालय परिवार के सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थी। अभी आप सबने दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर। अभी प्रोफेसर रामनारायण पटेल जी का व्याख्यान आप सबने सुना। राजभाषा का प्रश्न होना नहीं चाहिए था, लेकिन जटिल बना दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि स्वाधीनता के बाद जब हमने संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपना आरंभ किया और हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया संघ की, तो उसका अनुपालन होना चाहिए, लेकिन हो न सका। विडंबनाएं सिर्फ मनुष्य के जीवन में नहीं होती हैं, राष्ट्र के जीवन में भी होती हैं। हमें उस अंग्रेजी से कोई तकलीफ नहीं रही जिसने हमें सांस्कृतिक गुलाम भी बनाया। हमें उस हिंदी से दुख होने लगा जो स्वाधीनता आंदोलन की कोख से पैदा हुई थी। मैं जिस हिंदी में आपसे संवाद कर रहा हूं, इस हिंदी का पूरा विकास स्वाधीनता आंदोलन के दौर में, इसलिए हिंदी के पूरे चरित्र में स्वाधीनता है। होना तो यही चाहिए था कि हिंदी को स्वीकार किया जाए। ये गलत समझ बनी लोगों की कि हिंदी कुछ खास प्रांतों की भाषा है। यह एक तथ्य है कि इस कौरवी के क्षेत्र को छोड़ दीजिए तो हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है, किसी की नहीं। किसी की भोजपुरी है, किसी की अवधी है, किसी की ब्रज है, किसी की बज्जिका है, किसी की मगही है, किसी की मैथिली है, किसी की राजस्थानी है। हिंदी अपनी पूर्णता में पूरे राष्ट्र की भाषा है। वह सिर्फ क्षेत्र में अगर उसे विभाजित करके देखने की जो समझ है, वो बहुत घातक समझ है। वो सिर्फ 11 प्रांतों की भाषा नहीं है। ये समझ जिस रूप में विकसित होनी चाहिए थी, नहीं हुई। उसका कारण आज हम सब लोग बात करते हैं। संसदीय समितियां आती हैं। प्रशासन में रहने के कारण पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से मैं इसको जानता हूं कि जाता है, चिट्ठियां अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। बताया जाता है कि हम हिंदी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी कागज का भरते हैं। दरअसल यह झूठ बहुत घातक है। ये झूठ बहुत घातक है। क्यों नहीं हम कर सकते हिंदी में संवाद? क्यों नहीं लिख सकते हम हिंदी में चिट्ठियां? क्योंकि राजभाषा के कार्यान्वयन की पूरी बात हम क्यों नहीं लिख सकते हिंदी में? राष्ट्रभाषा की बात कर रहे थे आदरणीय पटेल जी। 1878 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा। उनकी मातृभाषा तो हिंदी नहीं थी। अगर लोगों की यही समझ है कि हिंदी भाषी क्षेत्र जिसको कहते हैं उसमें पैदा हुए लोगों की ही भाषा हिंदी है, तो बंकिम की भाषा तो नहीं थी हिंदी। रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो पिता थे, उनकी भाषा तो नहीं थी हिंदी। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती थे। किताब लिखी तो हिंदी में लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, वो गुजराती में लिख सकते थे, लेकिन उनको लगता था कि चूंकि उनको पूरे राष्ट्र को संबोधित करना है तो हिंदी में ही बात हो सकती है। ये सब लोग, सी राजगोपालाचारी जी तमिल थे, उन्होंने हिंदी का पक्ष लिया था उस स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई के दौर में, क्योंकि एक सेतु भाषा चाहिए थी हमें स्वाधीनता की लड़ाई में। अंग्रेजी में तो नहीं लड़ी जा सकती। पढ़े लिखे लोग तो अंग्रेजी में संवाद कर सकते थे, लेकिन इस महादेश की जो जनता थी, सब तो अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उनसे संवाद कैसे हो? तो वह हिंदी। महात्मा गांधी गुजराती थे, अपनी
तमाम कृतियां उन्होंने गुजराती में लिखी और हिंदी में काम किया। अंग्रेजी में दक्ष थे, विलायत से पढ़कर आए थे। तमाम लोग जो हमारे महापुरुष, जिन्हें हमने महापुरुष के रूप में जाना, माना और स्वीकार किया है, वे सब लोग हिंदी के पक्षधर थे। फिर भी स्वाधीनता के बाद हिंदी कागज में तो राजभाषा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यवहार में वो उस ढंग से नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में काम करते हैं। यह भी एक सीखने की चीज है। ये देखना चाहिए कि किस तरह से हमारा जो राष्ट्र प्रमुख, उनका पूरा आचरण जो है वो देखने के लायक है भाषा के अर्थ। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि हिंदी सिर्फ हिंदी प्रदेशों की भाषा है, जब 2014 में मोदी जी 2 जगह से चुनाव जीते, बड़ोदरा से और बनारस से, तो उस समय मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के, तो शाम में वहां पर एक आयोजन हुआ उनके सम्मान में। जीतने पर उन्होंने हिंदी में भाषण देना शुरू किया, वो रिकॉर्डेड है, देख सकते हैं आप। उन्होंने हिंदी में भाषण देना शुरू किया। जाहिर है कि गुजरात में बोल रहे थे, गुजराती जनता के बीच से लोगों ने बोलना शुरू किया गुजराती में, गुजराती में। प्रधानमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आपने मुझे दिल्ली भेज दिया है या दिल्ली भेज रहे हैं, तो हिंदी में बोलने दीजिए, पूरा देश सुन रहा है। यानी गुजराती घर की भाषा थी और हिंदी देश की भाषा है। तो घर की भाषा और देश की भाषा विलोम नहीं होती। घर की भाषा और देश की भाषा में साहचर्य होता है। ये उनके उस व्याख्यान से सीखने की बात थी। अक्सर लोग ये विवाद करते हैं, घर की भाषा और देश की भाषा। हिंदी के बड़े कवि ज्ञानपीठ शिखर कवि हमारे केदारनाथ सिंह की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, भोजपुरी मेरा घर है, हिंदी मेरा देश। सबको ये समझने की जरूरत है। तमिल और हिंदी, मलयालम और हिंदी, गुजराती और हिंदी, बांग्ला और हिंदी एक दूसरे के सहचर हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हम सब एक ही नाव में सवार लोग हैं। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि नाव डूबेगी तो सिर्फ हिंदी डूबेगी। सब एक ही में सवार है। सबको एक साथ ही पार उतरना होगा या डूबना होगा। तो मिलकर सोचने की जरूरत है। अंग्रेजी से विरोध नहीं है, फ्रेंच से विरोध नहीं है, दुनिया की किसी भाषा से विरोध नहीं है। सीखना ही चाहिए भाषाओं को, भाषाओं के प्रति प्रेम होना ही चाहिए, लेकिन अपनी भाषा की शर्त पर, अपनी अस्मिता की शर्त पर तो ये नहीं होना चाहिए। दुनिया में अगर कोरियन में, जर्मन में, जापानी में, चीनी में, फ्रेंच में ज्ञान विज्ञान उपलब्ध हो सकता है, तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्या है हिंदी में कि हम नहीं कर सकते? जाहिर है कि वह लघुता ग्रंथ इसके पीछे है, कहीं ना कहीं जो हीन भावना है, और वो कॉलोनियल माइंडसेट जिसे औपनिवेशिक चित्त कहेंगे हिंदी में, वह कि अंग्रेजी सत्ता की भाषा है और हम अंग्रेजी के साथ रहेंगे तभी प्रभु वर्ग का हिस्सा बनेंगे, तभी एलीट क्लास का हिस्सा बनेंगे। इस समझ को बदलने की जरूरत है, इस सांस्कृतिक बोध को बदलने की जरूरत है। तब हम राजभाषा का कार्यान्वयन सही अर्थ में करना है। हमें कम से कम व्यक्ति के तौर पर मुझे न कोलकाता की हिंदी से कोई समस्या है, न मुंबई की हिंदी से कोई समस्या है, न लखनऊ की हिंदी से कोई, हर सब हिंदी है भाई। अंग्रेजी इसी तरह विकसित हुई है। अंग्रेजी ने कभी नहीं कहा कि अमेरिका वालों ने तो स्पेलिंग बदल लिया या उच्चारण बदल लिया। कभी नहीं कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी तो हमसे भिन्न हो गई। हम हिंदी को लेके इतने शुद्धतावादी क्यों हैं भाई? नहीं होना चाहिए शुद्धतावादी। हमें हर तरह की हिंदी को स्वीकार करना चाहिए और राजभाषा के स्तर पर भी हमें सहज होने की जरूरत है, सहज भाषा लिखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि शब्दकोश पलटें और कोई एक शब्द हम अंग्रेजी का देखें, उसका अनुवाद देखें और वही लिखें। सहज रूप में जो शब्द अगर आपको आता है, जो लोक में स्वीकृत है, उसका उपयोग कीजिए आप फाइलों पर, कोई समस्या नहीं। अभी मैंने देखा, जब मैं दूसरी बार मैंने रजिस्ट्रार के रूप में काम शुरू किया विश्वविद्यालय में, तो जो लोग हिंदी क्षेत्रों से आते हैं वो तो ठीक ही हैं,
मैंने देखा कि मलयाली भाषी और तमाम लोग जिनकी मातृभाषा हमारे, उन लोगों ने टूटी फूटी हिंदी में फाइलों पर लिखना शुरू किया। मैं टूटी फूटी इसलिए कह रहा हूं कि ये शब्द उन्होंने कहा, मुझे वो कभी टूटी फूटी नहीं लगी। मुझे ये लगा कोशिश तो है, ये कोशिश बड़ी चीज है, कुछ भी गलत नहीं होता है। आप सोचें कि अगर आप हिंदी किसी भी रूप में बोलना चाहते हैं, आपको कतई ये लघुता ग्रंथि नहीं होनी चाहिए मन में कि वो गलत हो रही है। मैडम, कॉमर्स के लोग हों चाहे फिजिक्स के लोग हों चाहे किसी के लोग हों, बोलना ही चाहिए, हिंदी बोलना चाहिए, काम करें। क्योंकि ये अकादमिक दुनिया की समस्या है कि हमने वही औपनिवेशिक चित्त से मुक्ति नहीं प्राप्त की। एक जो कॉलोनियल माइंडसेट है, अंग्रेज चले गए लेकिन हमें वो चित्त, हमें वो सोच देकर चले गए कि सब कुछ अंग्रेजी में ही संभव नहीं हो सकता है, भारतीय भाषाओं में संभव हो सकता है। एक समय था स्वाधीनता के तुरंत बाद के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, मध्य प्रदेश में हिंदी में विज्ञान की पुस्तकें छपी, 12वीं तक की पुस्तकें छपी विज्ञान की, और लोगों ने पढ़ाई की, उसमें पढ़ाई की लोग। लेकिन उनकी समस्या ये हुई कि बहुत अच्छी पढ़ाई के बाद भी जब उनको IIT या कहीं भी इस तरह की परीक्षाओं में या मेडिकल कॉलेजेस में जाने का मामला बना, तो चूंकि उसका पूरा पर्यावरण अंग्रेजी का था, वहां वो अकेले पढ़ने लगे। पहले तो हिंदी में प्रवेश परीक्षा ही नहीं थी इसकी, बहुत कोशिश के बाद हिंदी में इनकी परीक्षा शुरू हुई। तो ये सारी चीजें आई, ये बदलने की जरूरत है। कभी सोचना चाहिए कि तमिलनाडु से खबर आई थी कुछ वर्ष पहले, और इस तरह की बहुत सारी खबरें नहीं भी आती हैं कि तमिल माध्यम में पढ़ाई करके जिस बच्ची ने टॉप किया था प्रदेश, वह इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचकर अकेली क्यों पढ़ गई, क्यों उसको जीवन समाप्त करने जैसा निर्णय लेना पड़ा। ये वही सांस्कृतिक बोध का मामला है, जहां हमने एक प्रभु वर्ग तैयार कर दिया है जो अंग्रेजी को ही समझता है, उसी से राष्ट्र चलता है। बहुत पुरानी बात नहीं है, एक चैनल का हिंदी दिवस का समारोह था और एक बड़े अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आजकल बहुत लोकप्रिय हैं, वो यही क्या कहते हैं ले मेरिडियन होटल में कार्यक्रम चल रहा था, उसमें वो अपना अनुभव बताने लगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं, पब्लिकली उन्होंने मंच से कहा, वहां पर उन्होंने कहा कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, सहारनपुर से आया था, जाहिर है हिंदी भाषी थे, अंग्रेजी में दक्षता नहीं थी उस तरह की, तो कहे कि जब कोई प्रोफेसर कुछ सवाल करते थे तो मैं हाथ उठाता था, और हाथ उठाकर जब मैं बोलता था तो कोई प्रतिक्रिया प्रोफेसर नहीं देते थे। फिर दूसरा कोई विद्यार्थी हाथ उठाता या उठाती थी और अंग्रेजी में बहुत औसत ढंग से वही बात कहती थी, उसको शाबाशी मिलती थी, उसको शाबाशी मिलती थी। यह पर्यावरण हमने बनाया है अकादमिक दुनिया में, ये विश्वविद्यालयों में भी हमने बनाया है कि आप औसत भी हैं लेकिन अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छे भी हैं लेकिन भारतीय भाषाएं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो ये कोई और नहीं बदलने आएगा मित्रों, ये हम ही और आप बदलेंगे, ये हम ही और आप बदलेंगे। कोई देवदूत नहीं आएगा जो आकर अचानक एक दिन कहेगा कि नहीं सब कुछ बदल जाए। राजभाषा भी तभी बदलेगी, सब लोग लिखने लगेंगे हिंदी, कम से कम केंद्र के। देखिए कितनी उदारता है कि राजभाषा हिंदी लागू हुई केंद्र के लिए और उन प्रदेशों के लिए हिंदी लागू हुई जो हिंदी भाषी कहे जाते हैं, अन्य प्रदेशों के लिए उनकी ही भाषाएं स्वीकृत हैं राजभाषा के लिए। गुजरात में गुजराती है, जहां जिसकी जो भाषा है वही स्वीकृत है। कभी भी हिंदी किसी पर थोपी नहीं गई, कभी नहीं थोपी गई। लेकिन एक पूरा मामला बना, आप सब उन आंदोलनों से परिचित हैं, आजादी के जब हिंदी लागू हुई तब 1965 के आसपास, 67 के आसपास के आंदोलनों से परिचित हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये एक दृश्य है। दूसरा दृश्य और भी है, दूसरा दृश्य यह भी है कि हिंदी में रोजगार बढ़ा है, चैनल्स बढ़े हैं, अखबार बढ़े हैं, नौकरियां बढ़ी हैं हिंदी में। यह भी एक है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल्स आते हैं उनको मालूम है कि हिंदी की जरूरत है। पिछले दिनों हम जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है भारत सरकार का, उसके साथ एक समझौता था कि विदेशी लोगों को हिंदी सिखाना है। 3 महीने का एक पाठ्यक्रम हम लोग चलाते हैं उसमें,
और उसमें तमाम देशों के वे लोग शामिल होते हैं जो विशुद्ध मतलब विदेशी हैं, वहाँ के रहने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं वो हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी की भारत में आने की, भारत एक बड़ा बाजार है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, सारी चीजें हैं, इसने भी चीजों को बदला है। यह भी एक दूसरा दृश्य है कि हिंदी में ढेर सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम ध्यान रखेंगे इनका। हम अपने परिवार में कौन सी भाषा बोल रहे हैं, हम अपने आसपास का जो पूरा माहौल बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अन्यथा ये सब चीजें तो रहेंगी। सिनेमा को लेकर बात होती है कि आजकल पटकथा लेखक के रूप में बहुत सारा काम मिलता है लोगों को, लेकिन अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा। आप बाइलिंगुअल होंगे, द्विभाषी होंगे, अंग्रेजी भी आएगी तभी वो काम आपको मिलेगा, वहां पर तभी मिलेगा। इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं, अंग्रेजी सीखिए, मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी सीखने से क्या दिक्कत है, फ्रेंच सीख, दुनिया की सारी जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं सीखिए, हम सबको सीखनी चाहिए। कोई विदेशी आएगा तो संवाद करने के लिए कोई तो होगा दुभाषिया, कोई तो होगा जिसकी जरूरत पड़ेगी हम। तो इस भाषा का विकास घृणा से नहीं होता है, प्रेम से होता है। किराए का घर कितना भी सुंदर हो वो अपना नहीं होता है, और अंग्रेजी अभी तक तो किराए का घर है। हालांकि भारत के कुछ राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में अब उसे राजभाषा स्वीकार कर लिया गया, यानी कि एक अर्थ में अब हिंदी धीरे धीरे भारतीय भाषा के रूप में विकसित हो रही है। कैसे कहेंगे आप, मणिपुर में अगर वो राजभाषा है, नागालैंड में अगर वो राजभाषा है, तो आप कैसे कहेंगे कि भारत में नहीं है। साहित्य अकेडमी लंबे समय से अंग्रेजी में पुरस्कार देता है, ज्ञानपीठ ने भी पिछले कुछ वर्षों से अंग्रेजी को शामिल कर लिया अपनी पुरस्कार की लिस्ट में, कि अब वो अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय साहित्य को पुरस्कृत करेंगे, उसे भारतीय साहित्य के अंतर्गत, यानी भारत का कोई व्यक्ति हो। तो चीजें बदली हैं। राजभाषा के रूप में अक्सर लोग भयभीत इसलिए होते हैं हिंदी के प्रयोग से कि वो शब्दकोश वाली हिंदी लिखी जाती है। मत लिखिए शब्दकोश वाली हिंदी। जो लोग सीधे प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, जो लोग प्रशासन में काम करते हैं उनसे सीधा और सरल हिंदी लिखिए, वहां पर सीधा सरल हिंदी लिखिए, मत लिखिए ऐसे शब्द की उसका अंग्रेजी ढूंढने लगे कोई। अक्सर जो परीक्षाएं होती हैं प्रवेश की और तमाम की, वहां पर विद्यार्थियों को तकलीफ हो जाती है अनुवाद की हिंदी पढ़ने पर, वो अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए उनसे वो चीज। तो ऐसी हिंदी न लिखें कि हिंदी को समझने के लिए फिर अंग्रेजी के पास जाना पड़े। चीजें बढ़ जाएंगी, विकसित होंगी। अभी भी बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आज भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी को लेकर, भारतीय भाषाओं को लेकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रसंग आया जिसमें यह आग्रह है कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए, भारतीय भाषा में दी जाए। अब कितनी दूर तक हम इस आग्रह को मानेंगे ये अलग बात है। महात्मा गांधी कहते थे कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। हम एक दूसरी भाषा के शब्द उसको उस उम्र में रटाने लगते हैं जिस उम्र में विवेक का स्वाभाविक विकास होता है। तो एक बार मातृभाषा में पढ़ते हुए अगर विवेक का स्वाभाविक विकास हो जाए तो अंग्रेजी सीखी जा सकती है। बाद में 6वीं क्लास से भी सीखी जा सकती है अंग्रेजी, बाद में भी सीखी जा। पहले ऐसी व्यवस्था थी भी उत्तर प्रदेश में और तमाम जगहों पर जो लोग प्रांतीय शिक्षा के ढांचे में पढ़ रहे थे वो 6वीं क्लास से ही हिंदी पढ़ते थे वहां, और उनमें से बहुत सारे लोग अंग्रेजी में दक्ष हुए। ऐसा नहीं है कि उनको अंग्रेजी नहीं आई। तो राजभाषा को लेकर आत्ममूल्यांकन की जरूरत है। सरकार क्या कर रही है से ज्यादा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अब जिस स्तर पर हम हैं वहां हम हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और हिंदी का विकास भारतीय भाषाओं के साथ है, उसके साथ ही उसको आगे जाना है। पिछले दिनों भारत सरकार ने एक शब्दकोश बनवाना शुरू किया है, उसका काफी काम हुआ भी है, जिसमें दूसरी भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को लिया गया है कि उसको हिंदी के साथ जोड़ा जा सके और सहज बनाया जा सके। किसी दूसरी भाषा का वो शब्द अगर आता है तो वो हिंदी के अपने
मतलब क्या कहेंगे, उसकी जो पूरा संरचना है हिंदी की, उस संरचना के भीतर वो शब्द समाहित हो जाएं, आ जाएं। तो भारत सरकार ये इस दिशा में काम कर रही है। ये बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, बहुत सारे पॉइंट्स मैं लिख कर लाया था। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, उस पर बात नहीं करना चाहता। राजभाषा का कार्यान्वयन तो हो ही रहा है किसी न किसी रूप में। हम हर जगह राजभाषा के विभाग हैं, हिंदी अधिकारी हैं, है ना, बैंक से लेकर विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह। तो वो है, सही जरूरत है उसे जीवन में उतारने। हम अपने कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये भारतीय भाषाएं किचन लैंग्वेज से भी हट जाएं, किचन में भी ये ना रह जाएं। कल धीरे धीरे रोटी की जगह चपाती मांगना तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। भात तो अब कोई बोलता नहीं, हालांकि चावल हिंदी ही है। तो कई चीजें, कैसे सांस्कृतिक बोध बदलता है, कई चीजें बदलती हैं। अब कोई भात बोलता हो तो कई बार उसको फील हो ना, दूसरे लोगों को लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा उसको मानते हैं, जबकि सही शब्द भात है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है भात। लेकिन चावल बोलने में लगता है कि नहीं, चावल तो कच्चा होगा ना भाई, अरवा चावल या इस तरह की चीजें होंगी। तो भाषा के साथ ये है, लेकिन जो चीज चल पड़ती है, हो जाती है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, अगर इतना भी तय कर लें, जीवन के बहुत सारे काम हैं, आप करें अंग्रेजी में, लेकिन अगर आप इतना भी तय करते हैं कि आपको सामान्यतः उस व्यक्ति से तो हिंदी बोलनी ही है जो व्यक्ति आपसे हिंदी में बात कर रहा है या कर रही है, इससे भी चीजें बदल जाती हैं। बड़ी संख्या आपको ऐसे लोगों की मिलेगी कि आप वो हिंदी में बोल रहे हैं और आप उनको अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तमाम जगहों पर ऐसी चिट्ठियां आती हैं, चिट्ठी हिंदी में आती है, जवाब अंग्रेजी में जाता है। अगर इतना भी हम करना शुरू कर दें कि हिंदी का हिंदी में जवाब देना भी शुरू कर दें, तो चीजें बदलने लगेंगी। और सबसे जरूरी चीज कि सांस्कृतिक बोध बदलें, लघुता ग्रंथि, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे मुक्त हों। चौड़े से हिंदी बोलिए, अपनी मातृभाषाएं बोलिए, चीजें बदल जाएंगी। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।